Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will discuss the MCQs of chapter 14, that is electromagnetic induction. So let us get straight into it. Now, MCQ number 1 says that for inducing an EMF in a coil, the basic requirement is that number 1, flux should link the coil. Number 2, change in flux should link the coil. Number 3, coil should form a closed loop. And number 4, both B and C are true, यानी कि both B and C are true. So, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप EMF को इंड्यूस करवाना चाहते हो, राइट, उसके लिए जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज ये है कि देयर शुड बी अ चेंज इन फ्लक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू दिस. अब यहां पर आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन के या इस प्रोपोर्शनैलिटी के मुताबिक है. सो दैट इज ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल. कॉइल के साथ अगर हम क्या करें, अगर ये हमारे पास कॉइल है, सो यहां पर हमने बाय एनी मींस क्या करना है? फ्लक्स को चेंज करवाना है, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 2. द डिवाइस इन व्हिच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड इज नोन एज. अच्छा, अब ये 4 डिवाइसेस आपको दिए गए हैं और इनमें से वो डिवाइस आपने बताना है जिसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. अच्छा, अब हमारे पास दो तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ्स हैं. One is dynamically induced EMF and the other one is statically induced EMF. दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि सिंपल अगर हम यहां पर एक लूप ले, राइट, और यहां पर हम एक मैग्नेट को रखें, बार मैग्नेट को, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट. और अब अगर मैं ऐसे करूं कि मैं कॉइल को मूव ना करूं बल्कि मैग्नेट को उसके करीब लेकर जाऊं, या इन सिंपल वर्ड्स मैं कॉइल को मूव ना करूं बल्कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करूं? ज्यादा और कम करता जाऊं, सो तब यहां पर जो चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ होगा वो एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सिंपल. जब आप लूप को या कॉइल को मूव नहीं करते, राइट, और तब आपके पास एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, दैट विल बी ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ. सो ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, राइट. और अगर हम ऐसे करें कि हम मैग्नेट को कांस्टेंट रखें, यानी कि यहां पर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और हम लूप को उसके करीब लेकर जाएं और फिर दूर लेकर जाएं, सो तब भी आपके पास चेंज इन फ्लक्स आ रहा है. लेकिन अब यहां पर जो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है वो लूप की मोशन की वजह से आ रहा है, न कि मैग्नेट की चेंजेस की वजह से, राइट. सो याद रखिएगा, जब आप लूप को मूव करवाओगे और तब ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो समझ लेना कि ये आपके पास क्या है? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. और जब आप लूप को मूव नहीं करते, राइट, या कॉइल को मूव नहीं करते और तब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो ये आपके पास है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. नाउ इन चारों डिवाइसेस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रांसफार्मर्स. बिकॉज अगर आपको याद हो, सो ट्रांसफार्मर्स में हमारे पास क्या हुआ करता था? एक आयरन कोर के अराउंड दो कॉइल्स जो है या वाइंडिंग्स हुआ करती थी, और यहां पर हम एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करते थे बाय गिविंग अ चेंजिंग करंट, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो यहां पर देखिए कॉइल मूव नहीं कर रहा लेकिन उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. सो दैट इज अ ट्रांसफार्मर. सो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जबकि जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एक डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. बिकॉज आप क्या करते हो? आप लूप को रोटेट कर रहे होते हो इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू एमसीक्यू नंबर 3. North pole of magnet is brought near a metallic ring as shown in a figure. Direction of the induced current in a ring is. So, यही MCQ हम समझने जा रहे हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ. So let us move on to the next board. Now dear students, MCQ नंबर 3 में जो आपसे पूछा गया है वो कुछ ये है कि हमारे पास एक मैग्नेट है, राइट, और वो मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ पोल नीचे की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, और यहाँ पर एक लूप है. हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लूप. सो लूप के अंदर जो चेंज इन फ्लक्स है और उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो होगा, उस करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, राइट? सो उस करंट की डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने ही कॉज को क्या कर सके, अपोज कर सके, राइट डियर स्टूडेंट्स? और इसको हम बड़ी डिटेल से लेंज़ेस लॉ वाले लेक्चर में डिस्कस कर गए हैं. सो यहां पर जो करंट होगा when viewed from above, याद रखिएगा इस एमसीक्यू में एक कमजोरी ये है कि यहां पर लिख जाना चाहिए था कि when viewed from above, बिकॉज अगर सेम लूप को मैं नीचे से देखूं तो आपके पास करंट की डायरेक्शन उल्टी नजर आएगी. सो यहां पर when viewed from above, राइट,
एंड द नॉर्थ पोल इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू द लूप, सो जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा कि इसको अपोज करे, और उसके लिए जो करंट होगा वो क्या होगा, दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव, सो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज का ऑप्शन ठीक है, लेकिन जब आप क्या करो, जब आप उसको ऊपर से देखो, व्यूड फ्रॉम अबव, राइट, लेकिन अगर सेम असेंबली आप नीचे की तरफ से उसको देख रहे हो, सो फिर आपके पास क्लॉकवाइज ठीक आता है, व्हेन व्यूड फ्रॉम बिलो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, राइट, सो ये एमसीक्यू जो है ये इनकम्प्लीट है, राइट, एमसीक्यू की स्टेटमेंट में ये लिखना चाहिए था कि what will be the direction of the induced current when viewed from above या फिर when viewed from below, right dear students? So dear students, let us move on to MCQ number 4. What is the coefficient of mutual inductance, यानी कि M की वैल्यू आपसे मांगी जा रही है when the magnetic flux changes by this much, यानी कि change in flux आपको दिया गया है, this is a change in flux, the change in current is this much, और change in current भी आपको दिया गया है, राइट डियर स्टूडेंट्स, सो कैसे मालूम करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को, हमें पता है कि n डेल्टा phi इज इक्वल टू m डेल्टा I, और यहां पर करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा, और जो है फ्लक्स की जो चेंज महसूस हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल में महसूस हो रहा है, इफ यू कैन रिकॉल द टॉपिक ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर हम n की वैल्यू को 1 एज्यूम करेंगे, बिकॉज n की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, और हमसे मांगा क्या जा रहा है, m मांगा जा रहा है, सो ऑल यू हैव टू डू इज टू डिवाइड डेल्टा IP ऑन बोथ साइड्स, सो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी, और यहां पर आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 2 Henry, right, that is volt into second per ampere, right dear students? Now let us move on to fifth MCQ, that is the induced EMF in a coil is proportional to, so induced EMF in a coil किस चीज को proportional होता है, तो सबसे पहले magnetic flux through the coil, rate of change of magnetic flux through the coil, so yes, rate of change of magnetic flux through the coil according to the Faraday law of electromagnetic induction, so our option B is correct. अब देखते हैं कि और भी कोई चीज है, शायद एक और भी इससे ज्यादा करेक्ट निकल आए, so that is area of the coil, no, that is product of the magnetic flux and area of the coil, so no, so option B is correct, right dear students? So now let us move on to MCQ number 6. In MCQ number 6 you are asked that in a coil current changes from this to this, so this is the initial value of current and this is the final value of current, right? So change in current साफ नजर आ रहा है, कितना है, 2 है, right? और कितने टाइम में चेंज हुआ है करंट कॉइल में, दैट इज डेल्टा टी, जो कि दिया गया है 0.05 सेकंड्स. इफ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 8 वोल्ट्स, राइट, इस चेंज इन करंट की वजह से उस कॉइल के अंदर अगर इतना वोल्ट्स का ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, देन द कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इज, तो आपसे एल की वैल्यू मांगी जा रही है, राइट, सो कैसे करेंगे, वी नो दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एक्चुअली इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा T, right dear students? So delta I की वैल्यू आपको गिवन है, delta T की वैल्यू गिवन है, और EMF की भी वैल्यू गिवन है. All you have to do is to arrange the equation for the L. So L के लिए जब आप इक्वेशन अरेंज करोगे, so it will look something like this, that L is equal to, right, it will be EMF into delta T divided by delta I, और वैल्यूज पुट करो और आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 0.2 हेनरी, राइट डियर स्टूडेंट्स? अब मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए हम जाते हैं अगले बोर्ड की तरफ. Now dear students, we will discuss MCQ number 7. Now MCQ number 7 says that which of the following quantities remain constant in step up transformer. So दिमाग में याद रखिएगा क्या कह रहा है, which of the following quantities will remain constant. So याद रखिएगा जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसका मतलब है वोल्टेज ने कांस्टेंट नहीं रहना, इनपुट पे वोल्टेज कम है, आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा होगा, नंबर 1. फिर आपके पास करंट देख लें, करंट क्या कांस्टेंट रहेगा, नहीं, बिकॉज स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जहां पर वोल्टेज स्टेप अप होता है तो करंट स्टेप डाउन हो जाता है. सो ये दो ऑप्शंस तो नहीं है. यस, द ओनली थिंग दैट स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नेवर चेंज इज अ पावर, राइट, चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 8. एमसीक्यू नंबर 8 भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ही ऊपर है, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 3:2. नाउ ये जो 3:2 आपको दिया गया है ये एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान रेशो है.
और चूंकि कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है ना, तो याद रखिएगा स्टेप अप के लिए आपके पास कंडीशन क्या थी कि स्टेप अप इसका मतलब है वो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, सो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ग्रेटर होंगे देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी, यू कैन रिकॉल द लेक्चर ऑन अ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स। सो ये हमारे पास कंडीशन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर अगर 3, यहां पर इस रेशो में अगर 3 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी and this is number of turns in the primary. So I can safely say that the number of turns in the primary divided by number of turns in the secondary divided by number of turns in the primary is actually equal to 3 divided by 2. Right dear students? Okay, now further what the MCQ says is, what is the voltage in the secondary if the voltage in the primary is 30 volt? राइट डियर स्टूडेंट्स, सो सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होना चाहिए अगर तो प्राइमरी में वोल्टेज 30 वोल्ट्स, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट NS डिवाइडेड बाय NP विल बी इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP, राइट डियर स्टूडेंट्स, या EMF S डिवाइडेड बाय EMF इन द प्राइमरी। सो हमें चाहिए क्या, सेकेंडरी का वोल्टेज मांगा गया है और प्राइमरी का वोल्टेज आपको दिया गया है। सो आप क्या कर लो, इस इक्वेशन को अरेंज कर लो, VP को उधर मल्टीप्लाई कर लो, सो इट विल बी VS इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय VP, एंड VP कितना है, VP है आपके पास 30 वोल्ट्स, सो दिस मल्टीप्लाई बाय 30, इज दिस क्लियर। और जब आप ये करोगे सो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 45 वोल्ट्स, right dear students। Now let us move on to the next MCQ, that is 9. Eddy currents is produced when, number A, a metal is kept in a varying magnetic field, yes बिल्कुल। a metal is kept in a steady magnetic field, नहीं ये गलत है, because magnetic field को change होना चाहिए। a circular coil is placed in a steady magnetic field, नहीं, जब steady magnetic field आ गया इसका मतलब ये है कि there is no induced EMF। a current is passed through a circular coil, ये भी नहीं, तो इसका मतलब है ऑप्शन A is correct। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अब मजीद हम इसी लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम जाएंगे अपने पहले बोर्ड की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 14, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज, मेक अ लिस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोटर इफेक्ट एंड the dynamo effect, या आप इस तरह से कह सकते हो, मैंने make a list of similarities and differences between a motor effect and electromagnetic induction in a moving wire, यानी कि dynamo effect आप इसे कह सकते हो। So सबसे पहले हम similarities डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, जो कि है कि both works on the principle of Faraday law of electromagnetic induction, दोनों में ही इंडक्शन का प्रोसेस होता है, चाहे डायनामो इफेक्ट हो या चाहे मोटर इफेक्ट हो। The second similarity, moving charges experiences a force that is perpendicular to their velocities या फिर speeds, जिसमें हमने दोनों में पढ़ा था, that was in a AC generator and a motor, के दोनों में ही एक्चुअली जो चार्जेस की मोशन है वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है परपेंडिकुलर टू देयर मोशन। नाउ डिफरेंसेस पर आ जाते हैं। जनरेटर में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि मोटर में इसका बिल्कुल उलट है कि उसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। Another difference is कि डायनामो इफेक्ट, यानी जिसकी बेसिस पे जनरेटर काम करता है, वो एक्चुअली क्या है, when a loop is rotated inside a magnetic field, right, तब आपके पास जो है डायनामो इफेक्ट काम करता है। while motor effect is when a current carrying loop is placed inside a magnetic field, डायनामो इफेक्ट में आपके पास क्या होता है कि आपको रोटेट करवाना पड़ता है लूप को और उसके अंदर करंट ने डेवलप होना है, जबकि मोटर इफेक्ट में उल्टा है कि आपने करंट फ्लो करवाना है और उसने खुद ब खुद रोटेट होना शुरू हो जाना है, राइट स्टूडेंट्स। एंड देन द लास्ट वन इज कि इन जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज इनपुट व्हाइल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आउटपुट, एंड इन मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इनपुट व्हाइल द मैकेनिकल एनर्जी इज आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको समझने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा हमारे उस लेक्चर को जिसमें हमने बैक ईएमएफ इन मोटर एंड बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स को स्टडी किया था। उसमें हमने डायनामो इफेक्ट और मोटर इफेक्ट को बड़ी डिटेल से अंडरस्टैंड किया था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगले शॉर्ट क्वेश्चन को समझने के लिए हम जाते हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ। Now dear students, let us understand short question or conceptual question number 2. Now question number 2 says that for a simple motor, why must the back EMF always be smaller than the applied potential difference? Applied potential difference means आपका apply किया हुआ EMF. Again dear students, you need to recall
दैट पर्टिकुलर लेक्चर जिसमें हमने बैक ईएमएफ इन मोटर्स एंड बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स को डिस्कस किया था, बिकॉज इस सवाल का जवाब उसमें ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाता है। सो कैसे है कि आपको ये कहा गया है कि जो हमारा अप्लाइड हुआ ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैक ईएमएफ से कम क्यों होना चाहिए। सो हमारे पास जो इक्वेशन आया था वो कुछ इस तरह से आया था कि आपका अप्लाइड किया हुआ ईएमएफ न सिर्फ उस बैक ईएमएफ को काउंटर करता है, बल्कि वो क्या करता है, वो उस लूप के अंदर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर करंट को भी दौड़ाता है। तो अगर ये सिर्फ इसके बराबर हो गया तो फिर आपके पास जो ये वाला टर्म है दैट इज आई आर वाला टर्म, ये स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और आपके पास लूप जो है वो रोटेट करना बंद कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सिंपल इसको इस तरह से कह सकते हो। अब मजीद अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हो, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर गए हैं, सो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा दैट इज कि अगर मैं ये वाला साइड कंसीडर करूं जो कि हमने बैक ईएमएफ इन अ मोटर वाली टॉपिक में या लेक्चर में डिस्कस किया था। सो लेट अस से यहां पर करंट अगर ऐसे जा रहा है, सो हमने क्या किया कि यहां पर चार्जेस ऐसे मूव कर रहे हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स, और फिर हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया और उससे हमें क्या मिला, उससे हमें बैक ईएमएफ का आपके पास इक्वेशन आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड लाइक दिस, राइट स्टूडेंट्स। अब आपका अप्लाई किया हुआ ईएमएफ दैट इज योर अप्लाइड ईएमएफ, वो करंट को ऐसे फ्लो करवाना चाह रहा है। सो इस करंट की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में एक फोर्स जन्म लेगा जिसका डायरेक्शन आपको कौन बताएगा, उसकी डायरेक्शन आपको बताएगा लेफ्ट हैंड रूल। सो जब आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि आपके पास ये करंट की रिप्रेजेंट कर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज फोर्स। सो इट विल बी लाइक दिस, सो द फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज गिवन बाय लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हम कहते हैं कि ये आपके पास करंट की डायरेक्शन, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जबकि ये फोर्स की डायरेक्शन। सो जब मैं ये करंट की डायरेक्शन को प्लेस करता हूं, राइट, एंड दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, सो फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। सो आप देखोगे कि यहां पर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब है यहाँ पर जो चार्जेस है वो नीचे भी जा रहे हैं। सो जब उस नीचे जा रहे पे आपके पास होगा तो ये पूरा का पूरा साइड जो है वो किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड्स। नाउ दिस साइड इज एक्चुअली व्हाट is actually a moving conductor inside a magnetic field, और जब किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव करते हो तो वहां पर एक और करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाता है, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सो जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे इस फोर्स की वजह से, सो place this thumb in the direction of the force, this in the direction of the magnetic field, and this will give you the direction of the current. So जो current आपके पास निकलेगा वो कुछ ऐसे होगा, this is the current developed by back EMF, right students? So अगर ये वाला चार्जेस के इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है जो कि बैक ईएमएफ है, और इसी चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में लगने वाला जो कि फोर्स है, मूविंग फोर्स है, जो कि आपके अप्लाई किया हुआ ईएमएफ है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, सो आपके पास जो नेट करंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। और जब नेट करंट जीरो हो जाएगा तो आपके पास जो है ये लूप जो है ना ऊपर मूव कर सकेगा ना इस तरह मूव कर सकेगा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, और आपके पास जो है लूप की मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। यानी आपको इधर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे थे उसको जो है अनडन करके बाय बैक ईएमएफ ने उसे क्या कर दिया, अनडन कर दिया, और आपको इस साइड पे कोई भी मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आप यहां पर भी निकाल सकते हो, अगर आप करंट का इक्वेशन निकालो, सो आई विल बी इक्वल टू ई अप्लाइड माइनस ई बैक डिवाइडेड बाय आर। सो अगर ये दोनों बराबर हुए तो आपके पास क्या हो जाएगा, करंट जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज व्हाई आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बैक ईएमएफ हमेशा आपके अप्लाइड की हुई ईएमएफ से कम होना चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के साथ रिलेटेड है, और वो क्या कहता है कि व्हाट फैक्टर्स लिमिट द साइज ऑफ बैक ईएमएफ। अगर हम बैक ईएमएफ को देखें तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको कम करवा सकते हैं। सो नंबर वन ये है कि अगर आप ये कर लो कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को कम रखो। जब आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम रखोगे ना तो आपके पास ये फोर्स कम लगेगा। जब ये फोर्स कम लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला करंट कम हो जाएगा। ये वाला करंट मींस कि वो करंट जो कि बैक ईएमएफ फ्लो करवा रहा है, सो ऑटोमेटिकली आपके पास बैक ईएमएफ कम हो जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बी इन विच द करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड, ग्रेटर विल बी द टॉर्क एंड हेंस ग्रेटर विल बी द बैक ईएमएफ। कौन सा टॉर्क, वो बैक लगने वाला आपके पास टॉर्क, या फिर आप कह सकते हो कि सिंपल जिसको रोटेट करवाया जा रहा है लूप को, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो एक फैक्टर तो आपके पास ये हुआ। अब पहला फैक्टर है स्पीड ऑफ रोटेशन। देखिए जितना तेजी से ये रोटेट होगा ना,
राइट, जितना तेजी से ये नीचे आएगा तो ये फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और ये फोर्स ज्यादा होने का मतलब ये कि बैक ईएमएफ ज्यादा है, बिकॉज ये बैक ईएमएफ एक्चुअली इसकी वजह से आया है, ये वाला करंट। सो ऑटोमेटिकली अगर आप रोटेशन को कम करवाओ, राइट, सो ऑटोमेटिकली आप बैक ईएमएफ को कम कर सकते हो। अब रोटेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? रोटेशन को हम कम कर सकते हैं बाय पुटिंग अ वेरी हैवी लोड। हैवी लोड मींस कि हम जब रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा करें। फॉर एग्जांपल यहां पर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और यहां पर अगर हम शाफ्ट के थ्रू बहुत हैवी ब्लेड्स कनेक्ट कर दें, राइट, जिस तरह से हम फैंस जो है उसमें कनेक्ट करते हैं, और अगर फैंस की बजाय हम बहुत हैवी चीज कनेक्ट कर दें या उससे बहुत हैवी काम करवाएं, सो हैवी काम करवाने से आपके पास होगा क्या कि इस लूप की रोटेशन स्लो हो जाएगी। इस लूप की रोटेशन स्लो होने का क्या मतलब है कि ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, चार्ज का, ये आपके पास क्या हुआ? कम हुआ, और जब ये कम हुआ तो ऑटोमेटिकली बैक ईएमएफ कम हुआ। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर हम कह सकते हैं कि ग्रेटर द लोड लेसर विल बी द रोटेशन, एंड लेसर विल बी दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी of charges which causes the back EMF। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, स्पेसिफिकली इन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को, दैट इज 2, 3 एंड 4, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इनको समझने के लिए आपको रिकॉल करना होगा बैक ईएमएफ इन मोटर्स एंड बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स वाला लेक्चर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यू नीड टू वॉच दैट लेक्चर। Now dear students, let us move on to the next short question, that is why does the back EMF tends to decrease as the rate of doing work increases। so उसका भी आपके पास आंसर एक्चुअली यही है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज का क्या मतलब है कि आपने लोड बढ़ा दिया है। जब आप लोड बढ़ाते हो तो एक्चुअली रोटेशन में कमी आती है, जब रोटेशन में कमी आती है सो इस चार्ज का वो कंपोनेंट वेलोसिटी का, नजर आ रहा है, जो कि बैक ईएमएफ को कॉज करता है, वो कम हो जाता है, और जब ये कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बैक ईएमएफ भी जो है वो क्या होगा? वो भी डिक्रीज करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड ताकि हम मजीद शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताता है कि एक्सप्लेन फ्रॉम ईएमएफ E is equal to minus delta phi divided by delta t why it is possible to say that EMF is directly related to the rate of change of current, that is delta I divided by delta t। so simple आपने लिख देना है कि हम क्या कहेंगे कि because changing current gives rise to changing magnetic field, because हमें पता है कि जब हमारे पास एक कांस्टेंट करंट हो तो उसके अराउंड जो कर्लिंग फील्ड है वो भी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन अगर ये करंट चेंज हो तो उसके अराउंड जो फील्ड है वो भी चेंजिंग फील्ड होता है। सो याद रखिएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर गिव्स राइज टू changing magnetic field, and the rate at which the current is changed through the coil slash loop will be the same as that of the rate at which the flux changes produced by it। by it means changing current। so हम कह सकते हैं कि induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux, and rate of change of flux जो है वो directly proportional to the rate of change of current। सही है जी, जिस तरह हमने म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.6। now 14.6 में आपने क्या करना है? show that the relationship E is equal to, यानी कि EMF is equal to minus into delta phi divided by delta t is dimensionally correct। यानी कि आपने फैराडे लॉ को डायमेंशनली करेक्ट साबित करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, और अगर मैच कर गए सो यस, फैराडे लॉ इज डायमेंशनली करेक्ट। सो हमने क्या करना है? दिस इज द थिंग जिसको हमने डायमेंशनली करेक्ट साबित करवाना है, राइट। सो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, दैट इज ईएमएफ। नाउ ईएमएफ इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड वर्क इज एक्चुअली F into S। सो हम क्या करेंगे? F is equal to ma, S अपनी जगह पर, और Q को हमने लिख दिया in terms of current and time, because current and time are actually what? They are base quantities। so आपने derived quantities को लिखना होगा in terms of base quantities। so M की जगह कैपिटल M, राइट, जो कि डायमेंशन है मास के। A की जो डायमेंशन है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि L डिवाइडेड बाय T पावर 2। सो L into T पावर -2। फिर S के डायमेंशंस L, I के डायमेंशंस A और T के डायमेंशंस T। जब आप ये क्या करोगे, जब आप रीअरेंज करोगे सो आपके पास जो है डायमेंशंस कुछ ये बन जाएंगे। सो ये डायमेंशंस हो गए आपके पास किस चीज के? लेफ्ट हैंड साइड के। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड से भी यही डायमेंशंस आते हैं। सो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड्स, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। नाउ चेंज ऑफ फ्लक्स इज एक्चुअली इक्वल टू B डॉट A, जो कि B A cos थीटा के बराबर है। cos थीटा के कोई डायमेंशंस नहीं है, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो उसको मैं यहां पर नहीं लिखता। B की जगह मैं फिर क्या लिख देता हूं? B की जगह मैंने लिख दिया है F डिवाइडेड बाय IL फ्रॉम द इक्वेशन F इज इक्वल टू ILB। सो B कैन बी रीरिटन एज F डिवाइडेड बाय IL। सो B की जगह मैंने लिख दिया है F डिवाइडेड बाय IL। A अपनी जगह पर है,
डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैंने इक्वेशन को अरेंज किया, सो मेरे पास ये कुछ ऐसा बन गया, दैट इज एफ ए डिवाइडेड बाय आई एल इनटू डेल्टा टी। अब यहां पर अगर आप देख लो, एफ इज एक्चुअली इक्वल टू एम ए इज एरिया, आई इज करंट, एल इज एक्चुअली what, L is actually length of the conductor and delta T is time. So हम क्या करेंगे, डायमेंशंस पुट करेंगे, तो M की जगह कैपिटल M, A के डायमेंशंस है L into T पावर -2, A के डायमेंशंस है L स्क्वायर दैट इज एरिया, नीचे आपके पास I के डायमेंशंस है A दैट इज करंट, फिर L के डायमेंशंस, लेंथ के डायमेंशंस L ही आ गए, और डेल्टा T के डायमेंशंस T, और जब आप इसको अरेंज करोगे तो आपके पास L और L कैंसिल हुआ, सो आपके पास M L स्क्वायर और T ऊपर जाके माइनस, तो आपके पास T पावर -3 और A जाके ऊपर -1, सो आपके पास ये डायमेंशंस है। सो अगर आप इस डायमेंशंस को और इसको देख लो, सो दे बोथ मैचेस, सो इसका मतलब है इट इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली राइट डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज को डिस्कस किया और उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को, यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मजीद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।